नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, सभी को पता होगा कि भाई अलवर में आज दिनांक 16 अक्टूबर को लगभग 12:30 बजे तक पेपर ख़त्म हो चुका है। लेवल 2 का ये पेपर था। तो जो पहले का जो पेपर है और वर्तमान में जो आज का जो ये पेपर हुआ है, तो दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हो। पहले का पेपर तो आपने देख ही रखा होगा और यहाँ पर आज का पेपर भी देख कर आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई पहले के पेपर से सरल था, कठिन था, या फिर पहले के पेपर के ही समान ये पेपर इनके लिए बनाया गया था। देखिएगा, मैं पेपर का हल भी आपको आंसर भी बताने वाला हूँ, तो पूरा देख करके जाइएगा। अब आपने रीड का पेपर तो खैर दे दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया था, ठीक है, जिन्होंने मतलब दोबारा दिया है वो तो पूरे प्रश्न देखे, और जिन्होंने दोबारा नहीं दिया है, जिन्होंने पहले ही 26 सितंबर को जो एग्ज़ाम दिया था, तो वो भी लेवल 1 में जिन्होंने दिया था, लेवल 2 में जिन्होंने दिया था, एक बार इस पेपर के लेवल को ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, लेवल 2 का ये पेपर है, के सीरीज का पेपर है। आज 16 अक्टूबर को जो ये पेपर हुआ था लगभग दोपहर में। तो इसमें खंड 1 सेक्शन फर्स्ट जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, वही जो आपके पहले थी वही चीज़ है, सेम टू सेम रहना ही है कि वो तो फॉर्मेट ही यही है इसका। तो इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो मतलब सबसे पहले साइकोलॉजी के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, पहला क्वेश्चन जो था ये लेवल 1 में पहले 2021 में ही जो आपके 26 अक्टूबर को 26 सितंबर को जो पेपर हुआ था, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो क्या था प्रश्न? एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार। तो देखो, ये प्रश्न तो रिपीट हो चुका है, तो इसका तो सभी को आंसर पता होगा क्योंकि पहले ही सभी ने इसका आंसर बता दिया था। यहाँ पर डॉक्टर S कोठारी, कृष्ण कुमार या अरविंद कुमार नहीं रहेंगे। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। मतलब सी वाला विकल्प यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे हम बढ़ें तो दूसरा जो क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नों का लेवल आप देख सकते हो अच्छी तरह से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर था, इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं, देखो जो पेपर की PDF आई है तो उसमें आपको देखने में असुविधा होगी, लेकिन मैं पढ़ूंगा एक एक शब्द को, तो आप अच्छी तरह से समझना बात को, है ना। 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश है 2 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन। अब जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो एनसीएफ 2005 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 2 से 5 घंटे के बीच में बताता है। अब यहाँ तो सारे ही विकल्प में है 2, 3, 4, 5, तो इस हिसाब से लगभग या तो बोनस मिलेगा इस क्वेश्चन पे, या फिर 2 घंटे प्रतिदिन इसका सही आंसर माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें ए वाला विकल्प सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे भी ठीक है कन्फ्यूज़न है, कन्फर्म नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 इसमें पूछा गया था। मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा आया है जो वाकई में अच्छा क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कठिन मान सकते हो बिल्कुल। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, वर्दाइमर, कोपका, कोहलर, लेविन। भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे बच्चों ने इसमें कोहलर लगा रखा है, वर्दाइमर भी लगाया है, कोपका भी लगाया, लेविन तो किसी ने भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि गेस्टाल्ट स्कूल के अंतर्गत 3 गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हम जिनको जानते हैं वो है वर्दाइमर, कोपका, कोहलर। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गेस्टाल्ट स्कूल है, अगर तीनों का नाम आ जाता है, मैंने आपको जब रीट के लिए साइकोलॉजी पढ़ाई थी तो तब वहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि भाई अगर तीनों के नाम आ जाते हैं तो फिर आपको कोपका को करना है, तो सबसे बेटर विकल्प कोपका ही रहेगा इसमें। अगर मान लो उपरोक्त सभी भी रहते तो फिर हम सभी को सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ लेविन दे दिया, मतलब प्रश्न वाकई बहुत ही अच्छे स्तर का प्रश्न है, तो यहाँ कोपका माना जाएगा। अधिकतर बच्चों ने कोलर लगा रखा है, गलत है। वर्दाइमर लगा रखा है, गलत है। कोपका यहाँ पर फर्स्ट चॉइस रहेगी आपके तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। देखो, अच्छा क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं, लेकिन चौथा क्वेश्चन पूछा था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने और हॉवर्ड गार्डनर ने। तो देखो, स्पीयरमैन ने तो द्वितत्व का दिया था, तो ये तो आंसर नहीं है। थॉमसन ने समूह तत्व का दिया था साथियों, ये भी नहीं है इसका। अब देखो, यहाँ पर आपको देखना होगा कि भाई थॉमसन और गार्डनर दोनों में यहाँ कन्फ्यूजन होगा आपके। तो देखो, इसमें विकल्प है थॉमसन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और गार्डनर।
भाई यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में इन्होंने दे रखा है मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी यहाँ पर साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, बहुकारक वाली, लेकिन यहाँ थॉर्नडाइक तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो थॉर्नडाइक ऑप्शन में नहीं है तो मेरे हिसाब से या तो इस क्वेश्चन पे बोनस मिलने वाला है। भाई गिलफोर्ड इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि गिलफोर्ड ने तो संक्रिय उत्पाद का दिया था। स्पीयरमैन इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि द्वितत्व का दिया था। अब यहाँ पर थॉमसन की अगर हम बात करें साथियों, तो थॉमसन ने तो जो सिद्धांत दिया था प्रतिमान या प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था, वर्ग घटक का इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पर थॉमसन भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। अब जो हॉवर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया, तो गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया है साथियों उसको बहुकारक थोड़ी कहते हैं, उसको तो मल्टीपल फैक्टर नहीं कहते, उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा जाता है साथियों। मतलब यहाँ पर गार्डनर भी फिर हम गार्डनर ही लगाएंगे, तो फर्स्ट चॉइस इसमें रहेगी गार्डनर, मतलब डी वाला विकल्प इसमें सही माना जाएगा, या फिर इस क्वेश्चन पर क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाना चाहिए साथियों। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 5 है, अभिप्रेरक है, मोटिव्स आर, व्यवहार का आंतरिक स्रोत, व्यवहार का बाह्य स्रोत, व्यवहार का वास्तविक स्रोत और इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। अब अभिप्रेरक तो भाई वास्तविक बाह्य स्रोत नहीं होता है, अभिप्रेरक इंटरनल सोर्स ऑफ बिहेवियर, मतलब अभिप्रेरक आंतरिक स्रोत होते हैं व्यवहार के, अर्थात यहाँ पर जो ए वाला विकल्प है उसको सही माना जाएगा। ये भी इतना ज़्यादा कोई डीप क्वेश्चन नहीं था, बाकी 2-3 क्वेश्चन तो अच्छे खासे इसमें अभी तक आ चुके हैं 5 में से। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो छठा क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए प्रश्न नंबर 6 को, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। इसकी माँ समायोजन, प्रत्यक्षण, समावेशन। तो भाई जहाँ पर संज्ञानात्मक संरचना को, ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं साथियों, स्कीमा या प्रत्यक्षण तो कहेंगे नहीं, समायोजन कहेंगे या समावेशन कहा जाएगा उसको। तो उसको समायोजन नहीं कहा जाता है, उसको समावेशन कहा जाता है मित्रों। मतलब डी वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 है आपके, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, गृह कार्य को, समायोजन को और अभिरुचि को। तो देखिएगा किसको असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण है, तो फिर वो गृह कार्य, स्वास्थ्य, इनसे ज़्यादा अभिरुचि या समायोजन सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो स्वास्थ्य और गृह कार्य तो इसका राइट आंसर नहीं है, लेकिन समायोजन और अभिरुचि पे आके हम अटक जाते हैं। तो भाई अगर शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है, कठोर व्यवहार कर रहा है, तो वहाँ पर देखिएगा एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत आएगी, और शिक्षक पढ़ाएगा तो उसमें अभिरुचि में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लेकिन फिर इन दोनों में से भी अगर सही आंसर देखें तो फिर आपके राइट आंसर समायोजन होना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ समायोजन करने में हमें ज़्यादा कठिनाई आएगी। इस प्रकार से ये प्रश्न था। बाकी कन्फ्यूज़न तो यहाँ एग्ज़ाम हॉल में यहाँ इस दोनों ऑप्शनों पर भी बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हो। नेक्स्ट 8वां प्रश्न इसमें पूछा गया था। देखो 8वां प्रश्न यहाँ अच्छे से दिख रहा है, द टर्म ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय डेनियल गोलमैन, टर्मन, बिनेट और गाल्टन। अर्थात यहाँ पर जो भावात्मक बुद्धि की बात की जा रही, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावात्मक बुद्धि किसके द्वारा दी गई थी, तो भावात्मक बुद्धि के बारे में यहाँ पर किसके द्वारा बताया गया है साथियों, डेनियल गोलमैन के द्वारा बताया गया है। ए वाला विकल्प आपके बिल्कुल सही है, इंग्लिश में भी यहाँ पर है। देखो बाकी यहाँ भावात्मक बुद्धि की बात की जा रही है, तो डेनियल गोलमैन के अलावा बिल्कुल जिनका भी ये पेपर था अच्छी खासी जानकारी थी, जॉन मेयर और पीटर सेलोवी भी यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हम डेनियल गोलमैन को सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला कौन सा 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ तो देखिएगा। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है
सामाजिकरण, वैयक्तिक मूल्य, भाषाई विकास, सामाजिक परिपक्वता। देखो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से कर सकते थे कि भाई जो व्यक्ति है वो मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीख रहा है। तो परस्पर मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना, तो ये कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। सामाजिकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार करा रखा था, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट मैं अच्छे से आपको पढ़ दूंगा तो देखिएगा। इस पेज में थोड़ी मिस्टेक है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है मनोगत्यात्मक क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन, भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन, फिर उसके बाद में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन। तो देखो अगर कोई विद्यार्थी आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं उसकी भावना से संबंधित चीज़ है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मान रहे, तो बिल्कुल 101% भावात्मक क्षेत्र इसका राइट आंसर रहेगा अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत। तो बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। देखो यही एक ऐसा पेज है जिसमें अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी अच्छे आपको दिख जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता या रखती, गलत है बिल्कुल ये तो। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, ये भी गलत हो रहा है। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो या जानती हो, बिल्कुल सही बात है ये तो। वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है या करती है, ये भी गलत है। मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमें सही देखने को मिला है और वो है सी वाला, कि भाई जो सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित है वो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार, किस प्रकार से उसको व्यवहार करना है इस चीज़ की जानकारी अगर उसे है तो मतलब वो भावात्मक रूप से अच्छा है, विकसित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न। मानव विकास का संबंध नहीं है स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता से, तर्क एवं निर्णय से, शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से। तो भाई मानव विकास स्मृति के विकास से भी इसका संबंध होता है, अवबोध की क्षमता से भी होता है, तर्क और निर्णय लेना भी है, लेकिन छात्र के वजन और ऊंचाई तो ये विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट ये किससे संबंधित है साथियों, ये ग्रोथ वृद्धि से संबंधित है। इसलिए आपके चौथा विकल्प इसमें सही माना जाएगा प्रश्न नंबर 12 में, क्योंकि ये वृद्धि की विशेषता है न कि विकास की, बाकी तीनों विशेषता विकास की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती है वह है ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण, वैयक्तिक भिन्नता, पुनर्बलन और शिक्षार्थी स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता से लिया जाता है। तो भाई प्रश्न 13वां कह रहा है कि क्या है, शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में सदैव मदद करता है कि एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान दूसरे विशेष क्षेत्र में जोड़ सके। तो कहीं ना कहीं संबंध को ये प्रकट कर रहा है साथियों, और जहाँ पर संबंध की बात की जा रही है तो हमें ए वाला विकल्प मिल रहा है बिल्कुल। ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण, अंतरण का मतलब ट्रांसफर से लिया जाता है साथियों, ऊपर लिखा होगा ट्रांसफर, ये देखिए ये ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर मतलब अंतरण मतलब स्थानांतरण भी होता है। तो ए वाला विकल्प इसमें 13वें में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया था देखिएगा। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स ड्यू टू द डेवलपमेंट चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंट पीरियड इज। तो अभिप्रेरणा की कमी, अभिरुचि की कमी, सहयोग की कमी, समायोजन की कमी। तो साथियों किशोरावस्था में विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य समस्या आती है वो है समायोजन की कमी, क्योंकि किशोरों को या किशोरियों को अनेक प्रकार की समायोजन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब डी वाला विकल्प 14वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। तो 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? जेरोमेस ब्रूनर, E.L. थॉर्नडाइक, I.P. पावलोव और B.A.P. स्किनर। तो भाई मैंने अच्छी तरह से बता रखा था इन चीज़ों को, तो थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन जेरोमेस ब्रूनर संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संज्ञानवादी के अंतर्गत। मतलब ए वाला विकल्प यहाँ बिल्कुल सही रहेगा साथियों
प्रश्न संख्या 15 में जेरोमेस ब्रूनर। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? केटल, युंग, आलपोर्ट और क्रेशमर। तो भाई शारीरिक गुणों की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों। शारीरिक संरचना अलग है, शारीरिक गुण अलग होते हैं। तो यंग ने तो यहाँ पर सामाजिकता के आधार पर बताया है, केटल भी इसका आंसर नहीं है, लेकिन अब दो ऑप्शन फंस चुके हैं इस क्वेश्चन में भी, क्रेसमर आएगा या आलपोर्ट आएगा। तो भाई शारीरिक गुण की बात की जाए तो साथियों शारीरिक गुणों की बात की जा रही है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीली कैरेक्टराइज्ड, अर्थात यहाँ पर शारीरिक गुण की बात की जा रही है। तो कैरेक्टर की बात, फिजिकल कैरेक्टर की बात क्रेशमर करता है। कौन करता है? क्रेशमर करता है। और लगभग क्रेशमर के द्वारा 4 प्रकार का वर्गीकरण किया था, सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय और विशालकाय। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रेशमर को ही सही माना जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की भाई आलपोर्ट जो है, आलपोर्ट का तो नाम शील गुणों में आता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देखिएगा, पुरुषों में हार्मोन पाया जाता है सिर्फ एंड्रोजेंस, सिर्फ एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस तथा एस्ट्रोजेंस दोनों ही, और सिर्फ एस्ट्राडियोल। तो साथियों पुरुषों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है साथियों? एंड्रोजेंस व एस्ट्रोजेंस दोनों ही हार्मोन यहाँ पर पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखो सिर्फ एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस दोनों ही हार्मोन यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब इस प्रश्न में थोड़ा सा मेरे कन्फ्यूजन है, क्योंकि एस्ट्रोजेंस तो पाया जाता है, बाकी एंड्रोजेंस में मैं कंफर्म नहीं हूँ साथियों। अर्थात यहाँ हो सकता है कि सी भी माना जा सकता है, या फिर एक बार देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था, तो स्किनर द्वारा नहीं, स्किनर के द्वारा तो क्रिया प्रस्तुत, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयास त्रुटि, हल के द्वारा भी नहीं। तो यहाँ राइट आंसर है पावलोव के द्वारा बिल्कुल प्राचीन अनुबंधन का विकास किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका जो सी वाला है 18वें में, वो ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों 19वें क्वेश्चन की ओर। तो स्पीयरमैन बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? स्पीयरमैन की बात की जा रही है, सॉरी बहुबुद्धि क्या, स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में 1, 2, 3, 4। तो देखो स्पीयरमैन का जो बुद्धि का सिद्धांत है भाई, इन्होंने 2 प्रकार के सिद्धांत दिए थे। इस क्वेश्चन में या तो बोनस मिलेगा या दो ऑप्शन सही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो द्वितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था और त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। द्वितत्व एस कारक और मतलब सामान्य और विशिष्ट कारक तो बताए थे, लेकिन समूह कारक इनके जो त्रितत्व का सिद्धांत है उसमें जोड़ दिया था। तो 3 और 2 दोनों आंसर है, बट यहाँ पर फर्स्ट चॉइस दूसरा विकल्प रहेगा, बाकी तीसरे को सही मानना पड़ेगा इसमें भी। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए अंक पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो हम हटा देंगे, ए वाले विकल्प को भी हटा देंगे। तो एनसीएफ 2005 का क्या प्रस्ताव है कि भाई जो मूल्यांकन प्रणाली है ये ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित होनी चाहिए। बी वाला विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है सकारात्मक से संबंध, कोई से संबंध नहीं है, नकारात्मक से संबंध और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को हम हटा देंगे। भाई अभिप्रेरणा अगर होगी तो समस्या समाधान अच्छे से होगा, तो अच्छे से होगा मतलब ये दोनों सकारात्मक रूप से संबंधित है, अर्थात सकारात्मक से संबंध इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बी वाला, डी वाला, सी वाला तीनों ही विकल्प यहाँ पर गलत है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें कोई वाचिक परीक्षण नहीं है, निरक्षर, प्रौढ़, बच्चे, शिक्षित व्यक्ति। तो भाई देखो यहाँ पर वाचिक की बात की जा रही है, वाचिक परीक्षण की बात की जा रही है साथियों। देखो देयर इज नो वर्बल टेस्ट टू मेजर द क्रिएटिविटी अमोंग। तो यहाँ पर देखो बच्चे जो हैं वो भी वाचिक परीक्षण कर सकते हैं, शिक्षित व्यक्ति भी वाचिक मतलब भाषाई से बात की जाती है साथियों, और यहाँ पर प्रौढ़ भी कर सकते हैं, एडल्ट्स। लेकिन जो इलिटरेट्स व्यक्ति है मतलब निरक्षर व्यक्ति है, फिर यहाँ पर वो अशाब्दिक में आ जाएंगे, मतलब ए वाला विकल्प बिल्कुल 22वें प्रश्न में सही माना जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां प्रश्न, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता और विचार। तो भाई अभिप्रेरणा के लिए जो पहला चरण है, सबसे पहले आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता से अंतर्नोद होता है और सबसे बाद में होता है यहाँ पर प्रोत्साहन। तो साथियों इस प्रकार यहाँ नीड जो है ये फर्स्ट चरण इसका रहेगा, फर्स्ट स्टेप, अर्थात बी वाला विकल्प आपके बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा 23वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है घंटी, लार, भोजन और कुत्ता। तो भाई चार चीज़ें होती है, एक तो होती है सीएस, एक होता है यूसीएस, एक होता है सीआर और एक होता है यूसीआर। तो सीएस का मतलब स्टिम्युलस, तो अनुक्रिया को तो हम हटा देते हैं। अनुक्रिया क्या है साथियों, जो लार का आना है वो है अनुक्रिया, तो लार को हम हटा देते हैं। तो भाई यहाँ पर यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिम्युलस, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन है। और सीएस पूछता तो फिर हम घंटी कर देते, मतलब बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम और प्रतिक्रिया का नियम। तो देखो यहाँ पर अभी जो साइकोलॉजी की मैंने क्लासेस चला रखी है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, या फिर आप कह सकते हो सी टेट के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए संपूर्ण कोर्स निःशुल्क शुरू किया गया है साथियों। अभी 5-6 क्लासें हुई है, अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हो। अभी यही चीज़ें चल रही है उसमें। तो अभी मैंने आपको वहाँ पर तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस सुबह ही पढ़ाया था, तो ये तो है। अभ्यास का नियम प्रभाव का भी है, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, मतलब डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल आंसर सही रहेगा 25वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, अधिगम के अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और कोहलर। तो भाई अंतःदृष्टि का सिद्धांत का मतलब यहाँ पर बात की जा रही है इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी यहाँ पर किसके द्वारा दी गई थी? कोहलर के द्वारा दी गई थी। कोपका और कोहलर, यहाँ पर कोहलर ही ऑप्शन में है भाई, कोपका, कोहलर, या फिर अन्य चीज़ की बात की जाए तो फिर वो अलग है, लेकिन कोहलर है तो कोहलर को ही सही करेंगे, मतलब डी वाला विकल्प आपके 26वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? आकृतिकरण, बहिर्गमन, पुनर्बलन, स्वतः आपूर्ति। तो भाई यहाँ पर कार्यात्मक प्रतिबद्धता ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात की जा रही है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था? स्किनर ने, और स्किनर ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्व पुनर्बलन पर दिया है। बी वाला विकल्प 27वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये देखिएगा, निम्नलिखित में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होता है, आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होती है और आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है। तो भाई यहाँ पर ये देखिएगा, होती आत्म संप्रत्यय की बात की जा रही है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट व्यवस्थित है, बिल्कुल सही है, विशिष्ट लक्ष्य भी है, बहुआयामी है, लेकिन स्थायी नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्फ रेस्पेक्ट समय समय पर ये चेंजेज होता रहता है, इसमें चेंजेस बदलाव आता रहता है, इसलिए डी वाला विकल्प 28वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन मित्रों, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह है सामीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत। तो भाई तात्कालिक समाधान की अगर बात की जाए तो देखो तात्कालिक समस्या समाधान की बात करें तो कितनी बार पूछेगा यार, इनसाइड थ्योरी है, इसमें तो सूझ का सिद्धांत आएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि समस्या के तात्कालिक समाधान पर सूझ का सिद्धांत बल देता है। बिल्कुल 100% डी वाला विकल्प इसमें सूझ का सिद्धांत माना जाएगा। इसमें सूझ के सिद्धांत से 3-4 प्रश्न लिए गए हैं भाई, इतने क्वेश्चन एक ही सिद्धांत से, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट 30वां और अंतिम क्वेश्चन पूछा था, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? तो मतलब पेपर अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था पेपर, पहले के मुकाबला हम कह सकते हैं अच्छा था पेपर। मतलब अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो देखो अधिगम में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, सही बात है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि भी होती है, ये भी सही है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम, अभी रॉबर्ट गेने का मैंने कल ही पढ़ाया था इस चीज़ को, ठीक है, ये भी सही है।
लेकिन साथियों इसमें ये जो पहला विकल्प कह रहा है अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत है क्योंकि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। प्रथम विकल्प इसमें बिल्कुल सही है 30वें प्रश्न में। ये भी अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था। तो अच्छा एक बात और, ये तो साइकोलॉजी का ही पेपर है, अभी और सब्जेक्ट का भी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा साथियों, लेकिन आपको देखो कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन सही बताए जाए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि नहीं इनमें ये आना चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक हो। तो मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।